गंगा वर्सेस मंगा। जादुई नेल पॉलिश की बारिश। एक गांव में कमला और राम नाम के पति पत्नी रहते थे। उनकी एक ही बेटी थी, नाम था पूजा। बहुत अच्छी लड़की थी। राम फसलों की मार्केट में हमाली का काम करता था। हर दिन गोनियां उठाने पर भी राम का घर नहीं चलता था, इसलिए कमला भी वही मार्केट में छोटा सा सब्जी का स्टॉल लगाकर बेच रही थी। ऐसे दोनों मेहनत करके अपनी बेटी को पढ़ाते थे। घर के सभी काम पूरे करके पूजा कॉलेज जाकर पढ़ती थी। ऐसे एक दिन पूजा कॉलेज जाते समय, माँ मैं कॉलेज जाकर आती हूँ। रुको बेटा, दोपहर में खाने के लिए खाना रखा है, लेकर जाओ। ऐसे बोलकर खाने का डब्बा ले आकर उसे देती है। वो डब्बा लेकर पूजा वहाँ से कॉलेज के लिए निकल जाती है। तो पूजा जिस कॉलेज में पढ़ रही थी, उस कॉलेज में कीर्ति भी पढ़ती थी। कीर्ति अमीर लड़की थी, वही सबसे खूबसूरत है, इस बात का हमेशा घमंड करती थी। कीर्ति को पूजा बिल्कुल नहीं पसंद थी। जब देखो कुछ न कुछ कहकर रुलाती रहती थी, लेकिन पूजा कीर्ति की बातों को नजरअंदाज कर देती थी। पूजा कॉलेज में क्लास खत्म होते ही दोपहर में लंच करने के लिए कैंटीन जाती है। माँ ने दिया हुआ खाने का डिब्बा खोलकर खा रही थी कि कीर्ति अपने दोस्तों के साथ आकर पूजा को देखकर, यही है क्या, अभी मजा चकाती हूँ, ऐसे बोलकर पूजा के बगल वाले टेबल पर बैठकर, अनु क्या खाएंगे, सबके लिए बिरयानी मंगा दूँ? हाँ कुछ भी मंगा दो। अच्छा तुम्हें एक बात पता है? क्या? फिर से तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए कुछ लाया क्या? लेकर आए क्या? लेकर आए हैं। मेरे अंकल अमेरिका से आते वक्त नेल पॉलिश लेकर आए हैं। देखो कैसा है। बहुत अच्छा है। और वैसे भी कुछ लोगों को मैं कौन हूँ, मेरी हैसियत क्या है, समझ नहीं आ रहा। खाने के लिए खाना नहीं है, लेकिन घमंड तो कूट कूट कर भरा है। विनयी रहना चाहिए ना। हाँ, किसे बोल रही हो तुम? और किसे, ये बगल में है ना, पूजा मैडम। पहनने के लिए कपड़े ढंग के नहीं, लेकिन बातें तो इतनी बड़ी बड़ी करती है। ऐसे बोल रही थी, लेकिन पूजा पलटकर जवाब दिए बिना वहाँ से उठकर बाहर आ जाती है। मन में उदास होकर घर आती है। हर दिन उसके क्लासमेट्स और कीर्ति कर रहे अपमान को सोच सोच कर बहुत रो रही थी। तभी उसकी माँ कमला मार्केट से घर आकर रोती हुई पूजा को देखकर घबराते हुए उसके पास जाकर, बेटा पूजा क्या हुआ, क्यों रो रही हो? कुछ नहीं माँ, आँखों में कचरा गया, जल रहा है बस, ऐसे बोलकर उठकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुबह कमला पूजा को रसोई घर से आवाज लगाते हुए, बेटा पूजा, पूजा। हाँ माँ आ रही हूँ। ऐसे माँ के पास आकर, क्या माँ? सब्जियाँ खत्म हो गई है बेटा, मार्केट बगल में ही है ना, पापा से कहकर सब्जियाँ ले आओ। अच्छा माँ। ऐसे पीछे मुड़कर जा रही थी कि कमला, बेटा पूजा, आँखों से कचरा निकल गया। ऐसे कहती है। वो बात सुनते ही पूजा वहीं पर खड़े रह गई। तुम्हारी तकलीफों को आँखों का कचरा बताकर अपने आप में ही रो रही हो बेटा, वो तकलीफ मुझे बता सकती हो ना? बताने से तकलीफ कम नहीं होगी माँ, हमारी किस्मत ऐसी है, सोचकर जीना होगा बस। मैं जाकर सब्जियाँ ले आती हूँ। ऐसे बोलकर वहाँ से चली जाती है। कमला मन में, भगवान, इस गरीब के कोख में क्यों इसे दे दिया भगवान, ऐसे उदास हो रही थी। पूजा मार्केट जाकर अपने पिता से कहकर सारी जरूरत की सब्जियां लेकर घर आ रही थी। रास्ते में एक बुढ़ा आदमी रोड के बगल में बैठकर, बेटा बहुत प्यास लगी है, भूख लगी है, प्यास लगी है, प्यास, भूख लगी है, ऐसे नीचे लेटकर तड़प रहा था। उसे देखकर भी कोई उसके करीब जाकर उसकी भूख और प्यास नहीं मिटा रहा था। लेकिन सामने से आ रही पूजा उस बुढ़े आदमी को देखकर करीब आकर, दादा क्या चाहिए? बेटा बहुत प्यास लगी है बेटा, मुंह सूख रहा है, थोड़ा पानी दे दो बेटा। अरे दादा आप घबराइए मत, मैं अभी जाकर पानी ले आती हूँ। ऐसे बोलकर वहाँ से जाकर पानी ले आकर उस बुजुर्ग को देकर, दादा ये लीजिए पानी पीजिए, ऐसे बोलकर देती है। वो बुजुर्ग आदमी पानी पीकर, बहुत धन्यवाद बेटा, मेरी प्यास मिटा दी तुमने। दादा देखने पर ऐसा लग रहा है बहुत दिन से खाना नहीं खाया, लेकिन मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे थोड़ी देर रुककर, दादा ये लो मेरे पास टमाटर है, अभी के लिए ये खा लीजिए, थोड़ी तो शक्ति आएगी ना।
ऐसे बोलकर अपने पास की सब्जियों से थोड़े टमाटर निकालकर उन्हें देती है। तुमने जो मुझ पर एहसान किया है वो कैसे चुकाऊं बेटा। 100 साल खुशी से रहो। तुम्हारे मन में जो भी है वो पूरा हो ऐसा आशीर्वाद दे रहा हूँ। ऐसे बोलते ही पूजा बहुत खुश होकर, आपका आशीर्वाद ही काफी है और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा दादा, देर हो रही है, मैं चलती हूँ। ऐसे बोलकर वहाँ से घर लौट आती है। घर आकर लाई हुई सब्जियाँ माँ को देकर फिर से घर के बाहर आकर घर के आंगन में कट्टे पर बैठकर उस बुजुर्ग आदमी की कही हुई बात सोच रही थी। उतने में धीमी धीमी बारिश होती है। धीमी बारिश जोरदार होने लगी थी। तभी पूजा मन में, दादा ने क्या कहा, मैं अपने मन में जो सोचूंगी वो होना चाहिए ना। हाँ, सोची हुई बात सच हो जाएगी तो कितना मजा आएगा। वैसे भी ऐसा क्यों होगा? अगर मान लो ऐसा होता है तो मेरे से ज्यादा नसीब वाला कोई नहीं। कह कर देखती हूँ। ऐसे वहाँ से उठकर बारिश में आकर भीगते हुए, टिप टिप बूंदों की बारिश में अगर बूंदों की जगह नील पॉलिश आएगा तो कितना अच्छा होगा, ऐसे सोचती है। उसके ऐसे कहते ही आसमान से नेल पॉलिश की बॉटल्स गिरना शुरू हो गई थी। वो देखकर पूजा शॉक, नीचे गिरे हुए बॉटल्स उठाकर अंदर जाती है। उसमें से एक बॉटल लेकर सारे नाखूनों पर नेल पॉलिश लगाती है। उसके बाद कॉलेज के लिए तैयार हो रही थी। ऐसे अपने पुराने कपड़े हाथ में लेती है। पूजा के हाथ लगते ही वो पुराने कपड़े नए कपड़ों में बदल गए थे। वो देखकर पूजा बहुत चौंक जाती है। अपनी माँ को सारी बीती बातें बताती है। सब सुनकर कमला, वो बुजुर्ग आदमी को जाकर बहुत बहुत धन्यवाद कहकर आओ जाओ। अच्छा माँ। एक गांव में सुंदरम्मा नाम की औरत रहती थी। उनको 2 बहुएं थी। बड़ी बहू वंदना, छोटी बहू नंदिनी। सुंदरम्मा घर की सबसे बड़ी थी। वो जैसे कहती थी सभी लोग वैसे ही करते थे। ऐसे दिन गुजर रहे थे। एक दिन सुंदरम्मा हॉल में बैठकर नंदिनी नंदिनी ऐसे जोर से बुला रही थी। नंदिनी सास के पास आकर, हाँ सासू माँ, बोलिए, क्या चाहिए? तुम्हारी बहन कहाँ है? मेरी बहन तो अपने ससुराल में है। चुप कर, मैं तुम्हारी सगी बहन की नहीं तुम्हारी बहू की बात कर रही हूँ। वो तो घर पर ही है, बुलाऊं क्या? नहीं, जाने दो, मेरे सर में दर्द हो रहा है, अंदर दवाई है वो ले आओ। जी। ऐसे कहकर अंदर चली गई। उसके अंदर जाते ही वंदना चाय का कप ले आकर, सासू माँ ये चाय लीजिए। मैंने तो चाय नहीं मांगी। आपके सर में दर्द हो रहा था ना सासू माँ, दवाई कैसे लेंगी, इसलिए चाय बनाकर लाई हूँ, बोलकर दे दी। वो चाय लेकर सुंदरम्मा धीरे से हंसकर पी रही थी। तभी नंदिनी आकर, सासू माँ दवाई। नहीं चाहिए, चाय मिल गई मुझे। हाँ देगी, क्यों नहीं देगी, बगल में रहकर सब कुछ सुनकर देगी। ऐसे मन में सोच रही थी। तभी वंदना, हाँ वैसे भी तुमसे कोई काम नहीं होता, ऐसे सोच रही थी। ऐसे बाहर से सब बहू हंसते हंसाते रहते, पर अंदर से बहुत ही गुस्सा, ईर्ष्या और नफरत भरी हुई थी। किसी को पता ना चले इसलिए घर पर ऐसे नाटक करते। ऐसे दिन बीत रहे थे। एक दिन एक सन्यासी उनके घर के सामने आकर, अम्मा, थोड़ा खाना मिलेगा क्या? घर में आकर बैठ जाओ स्वामी। मुझे नहीं चाहिए। तो किसे चाहिए? ये देखिए, मेरे साथ के इस कुत्ते के लिए चाहिए। कुत्ते को? हाँ माँ जी, कल से इसने कुछ भी नहीं खाया है। जी स्वामी। ऐसे कहकर अंदर जाकर एक थाल में खाना लाकर कुत्ते के सामने रख दिया। उस कुत्ते ने सारा खाना खा लिया। कुत्ते के खाना खाते ही सन्यासी वहाँ से जाते हुए, उस थाल को धोना नहीं, ऐसे ही ले जाकर घर के पीछे रख दीजिए, ऐसे कहता है। वो बात सुनकर सुंदरम्मा, क्यों स्वामी? गाड़ कर 1 हफ्ते बाद देखिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक 1 हफ्ते बाद उसे निकाल के देखिएगा, उससे पहले नहीं निकालना। ऐसे कहकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही सुंदरम्मा अंदर जाकर, इस सन्यासी ने ऐसा क्यों कहा मुझसे? ऐसे सोचकर अंदर जा रही थी। तभी नंदिनी बाहर आकर, सासू माँ थाल लेकर कहाँ गई थी आप?
इस थाल को जमीन में दफनाने बोला उस स्वामी ने। थाल को दफनाने बोला? क्यों सासू माँ, धन वन तो नहीं मिलेगा ऐसे करके? मुझे तो वही लगता है। हाँ सासू माँ, अभी हम इसे दफना देते हैं, 1 हफ्ते बाद निकाल के देखेंगे, एक थाल से क्या फर्क पड़ता है। हाँ चलो दफना देते हैं। ऐसे तीनों घर के पीछे आकर छोटा सा खड्डा खोदकर थाल रखकर मिट्टी डाल देते हैं और फिर घर पे बैठकर सोचते हैं, हाँ हफ्ते बाद देखेंगे तो थाल शायद सोना हो जाएगा। अगर ऐसा होगा तो उस सोने से बड़ा सा हार बनाऊंगी मैं। ऐसे सोचती है तभी वंदना, उस सन्यासी ने क्यों दफनाने बोला होगा? सच में थाल से धन या सोना मिलेगा क्या? ऐसे सोचती है। दोनों बहुओं को देखकर सुंदरम्मा, ये लोग तो उसका क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ अभी से ही सोच रहे हैं, अभी तो कुछ पता भी नहीं है। ऐसे मन में सोचती है। तभी सुंदरम्मा का पति नारायण आकर तीनों को सोचता हुआ देखकर, ये क्या, तीनों मिलकर क्या सोच रहे हैं? मेरी फिर से शादी तो नहीं करवा रहे? वो बात सुनकर दोनों बहुएं हंस रही थी और सुंदरम्मा चिढ़कर, हाँ दूसरी बीवी की ही कमी है आपको अभी। तो फिर इतना गहराई से क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं ससुर जी, आज घर के बाहर एक सन्यासी आकर ऐसे सब कुछ बताती है। सब सुनने के बाद नारायणा चौंक कर, अच्छा ऐसा कुछ नहीं है बेटा, वो हमारा पागल बना रहा है, 1 हफ्ते बाद निकाल कर देखना, मिट्टी के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे किसी पर भी भरोसा नहीं करते, ये फालतू बातें हैं। ऐसा क्यों सोच रहे हैं ससुर जी? पागल बनाना होता तो घर आकर कुछ भी कहकर चला जाता। 1 हफ्ते तक रुकने क्यों बोला उसने? सोचिए जरा। हे भगवान, वो सन्यासी गांव जाना छोड़कर यहाँ क्या क्या बोलकर चला गया, वही सोचते बैठे हो तुम लोग। जाओ जाकर मेरे लिए चाय बनाकर लेकर आओ, जाओ जल्दी। ऐसे कहते हैं। वंदना वहाँ से उठकर, ले आती हूँ ससुर जी, ऐसे कहकर वहाँ से चली गई। ऐसे सास बहुएं हफ्ता कब बीतेगा, कब उस गड्ढे को खोदेंगे, इस इंतजार में थे। देखते ही देखते हफ्ता बीत गया। 8वें दिन पर सास बहुएं गड्ढे के पास जाकर, सासू माँ हफ्ता बीत गया ना, खोदे क्या? खोदने के लिए तो आए हैं, तू जाकर पारा और रंबा ले आ। सब कुछ तैयार है सासू माँ। ऐसे बोलते ही सुंदरम्मा के बेटे वासु, विष्णु और उनके पति नारायणा आकर, माँ क्या कर रहे हैं आप लोग? तुम्हारी बीवी ने नहीं बताया? बताया था, लेकिन आप लोग इतनी आशा से करेंगे नहीं लगा था। अगर उसमें कुछ नहीं होगा तो आप लोगों का क्या होगा सोचकर ही डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा, तुम लोग यहाँ आकर ये गड्ढा खोदो, आओ। जी माँ। ऐसे कहकर गड्ढा खोद रहे थे। सास बहुएं बहुत उम्मीद भरी नजरों से देख रहे थे। दोनों भाई मिलकर गड्ढा खोद रहे थे। उसमें दफनाए हुए थाल में मिट्टी लगी हुई देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। मैंने कहा था ना कुछ नहीं मिलेगा, दफनाए हुए थाल में सिर्फ मिट्टी ही मिलेगी। ऐसे कहकर सभी लोग नाराज हो गए। वासु उस थाल को लेकर मिट्टी साफ कर रहा था। उस थाल में छापे दिखाई दिए। वो देखकर, माँ इस थाल में इससे पहले कोई छाप था क्या? नहीं तो। अभी है माँ। ऐसे कहता है। वो बात सुनकर सभी लोग फिर से चौंक गए। उस थाल में कौन से छापे हैं, इससे दोनों बहुओं ने क्या हासिल किया है, अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चाचा।